नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी यूपीएससी मेंस 2024 के एसए और जीएस पेपर 1 के बारे में। तो उसमें जैसा फीडबैक आया था उस हिसाब से हमने जीएस पेपर 2 का एनालिसिस वीडियो डालने का डिसाइड किया। जैसा कि आप जानते हैं कि जो जीएस पेपर 2 होता है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस आते हैं। सो अब की बार भी जो जीएस 2 का पेपर आया बैलेंस्ड पेपर आया था इन टर्म्स ऑफ ये वाले क्वेश्चंस, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बात करी गई, इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात करी गई। साथ ही साथ अगर देखें तो अब की बार स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस था, ताकि जैसे वन नेशन वन इलेक्शन पे क्वेश्चन था, लोक अदालत, आर्बिट्रेशन, ट्राइब्यूनल्स पे क्वेश्चन था, सीएजी के बारे में क्वेश्चन था जो पहले भी आ चुका है। जिसने पहले सीएजी का क्वेश्चन किया हुआ होगा वो एज इट इज़ लिख भी दे उसको तो 10 में से 3 या 4 या 5 नंबर तो वैसे भी मिल जाएंगे, बाकी लोगों को तो वो भी नहीं आता होगा। गुड गवर्नेंस और लोकल बॉडी पे क्वेश्चन था। जैसे आप जानते हैं गुड गवर्नेंस हम कहते हैं मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, ये सब चीज़ें आप उसमें कंक्लूजन में लिख सकते हैं। एक कमाल का क्वेश्चन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट पे था। ये अगर आप देखेंगे कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर क्वेश्चन आना, ये सिविल सोसाइटी को लिंक किया गया पेपर में, जो अच्छा था। एक क्वेश्चन अगर आप देखें तो इंटीग्रिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स के ऊपर एक क्वेश्चन था जिसमें बात हो रही थी डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की। तो ये क्वेश्चन एथिक्स के पेपर में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन जीएस 2 के में भी आ सकता है। नंबर उसको इस हिसाब से मिलेंगे कि वो क्या पर्सपेक्टिव निकाल के लाएगा पेपर में, क्योंकि कई बार होता है लोग जीएस 4 के पेपर में जीएस 2 का पेपर आंसर लिख के कराते हैं और नंबर 0 मिलते हैं, फिर कहते हैं कि सर 6 अटैम्प्ट दिए, फेल हो गए, क्या करें, अरे आता ही नहीं था तो क्या फेल ही हो गए और क्या हो गए। इंटरनेशनल रिलेशंस पे काफ़ी अच्छी बात करी गई थी, चाइना, वेस्टर्न, इंडिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के बारे में बात की गई थी, लेकिन स्टिल रिपीट क्वेश्चन ही थे। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप लोग यूपीएससी आराम से पास कर लोगे, ज़्यादा टफ नहीं है आप लोगों के लिए, बाकियों के लिए बहुत टफ है। हम रोज़ एक वीडियो डाल रहे हैं, बहुत अच्छा एनालाइज कर रहे हैं। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, सारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पहुंच पाए और हमारे लिए भी तो मीनिंगफुल बने ना कि हम इस वीडियो को बनाएं। इतनी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, हम तभी तो बनाएंगे ना जब रिटर्न आएगा, हमें रिजल्ट आएगा, व्यूज़ आएंगे, लाइक्स आएंगे, शेयर्स आएंगे। अगर आप लाइक शेयर नहीं करेंगे तो हम भी क्यों बनाएंगे। एक अच्छा क्वेश्चन था जब बात कर रही थी राइट टू प्रिवेसी और डीएनए टेस्टिंग के बारे में। ये एक क्वेश्चन वो कहीं से बना के लाए थे, बनाने की बहुत अच्छी कोशिश करी थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन भी अच्छा नहीं बन पाया और आंसर तो खैर कभी कोई अच्छा लिख ही नहीं पाता है। वो तो सारे यही हैं, सारे बेकार आंसर में उसका आंसर कम बेकार है। तो चलिए अब आपका टाइम वेस्ट करे बिना ज़रा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन को डीपली एनालाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक्सप्लेन द नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एज सजेस्टेड बाय वेरियस कमेटी। सबसे पहली बात तो ये नहीं पूछ रहा है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या करने हैं, ये पूछ रहा है नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या है। तो आधे लोग तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लिख के आ जाओगे, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए है। नीड पूछी है, नीड है भी कि नहीं है। फिर ये पूछा है सजेस्टेड बाय वेरियस कमेटी, कमेटीज़ के नाम लिखने हैं इसमें ढेर सारे, नीति आयोग, लॉ कमीशन, 79th रिपोर्ट ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू वन नेशन वन इलेक्शन। एक तो इन्होंने खुद ही बता दिया कि भैया वेरियस कमेटी में लोगे, एक वन नेशन वन इलेक्शन मत भूल जाना। तो श्री रामनाथ कोविंद पैनल के बारे में बिल्कुल बताना है, भूल मत जाना, ये लिखना है। तो 2 पेजेस में भर भर के लिख सकते हो, लेकिन लोग क्या कर दिया करके आएंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लिखाएंगे कि स्टार्ट कर देंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, कंक्लूड कर देंगे। 1 नंबर मिल जाएगा क्योंकि 0 तो दे नहीं सकते। इसलिए क्वेश्चन को पकड़ना जरूरी होता है, उसके बाद उसको आंसर करना होता है। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले बताना है कि नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन पे भरना है, लॉ कमीशन के बारे में लिखना है, 79th रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बारे में लिखना है। नीड बतानी है, नीड बतानी है कि इसलिए कि डिसरप्ट होती है, फ्रीक्वेंटली डिसरप्ट होती है गवर्नेंस ड्यू टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बीइंग एनफोर्स रिपीटेडली, लॉजिस्टिकल बर्डन्स होते हैं, नीड फॉर मिलियंस ऑफ ईवीएम्स होती हैं। लेकिन फिर चैलेंजेस क्या आते हैं इसके चैलेंजेस आते हैं कि रिफॉर्म्स करने में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, आर्टिकल 83, 85, 172, 174 चाहिए। तो ये सब चीज़ें उसमें लिखनी होती है। और अब तो पास हो गए, अब तो आपको जरूर आना चाहिए इसके बारे में डेप्थ में, वरना क्या आई इसका पेपर देने जा रहे हो आप। सेकंड क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश, मतलब एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश, एक्सप्लेन ना भी लिखा होता तब भी एक्सप्लेन करते, एक ही लाइन आती है, उससे ज़्यादा तो आपको आती भी नहीं है। डिस्टिंग्विश बिटवीन लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल। आधे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल क्या होता है। क्यों? क्योंकि सर लक्ष्मीकांत में लोक अदालत पढ़ा था, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल तो इतना कुछ ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं था। वेदर दे एंटरटेन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस, प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठा के कॉपी पेस्ट करते हैं। मतलब इनके पास अब कोई क्वेश्चन नहीं बचे क्या जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठा के मेंस में पूछा है, ऑब्वियसली। तो इसमें अब आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे कि लोक अदालत एस्टैब्लिश्ड अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 फैसिलिटेट क्विक रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स विदाउट स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू प्रोसीजरल लॉज। दे हैंडल सिविल, फैमिली एंड कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस ensuring mutual consent is followed. For example, लोक अदालत are effective in motor accident compensation cases. अब लिखो आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल्स दे आर गवर्नड बाय आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996। पता है कितना आर्बिट्रेशन जरूरी है? इंडिया इज गोइंग टू बिकम द लीडर ऑफ आर्बिट्रेशन इन द वर्ल्ड, इसलिए आर्बिट्रेशन तो इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए, वरना क्या पढ़ के गए थे।
इसलिए बनाया जाता है कि सेटअप एज अ प्राइवेट फॉरम फॉर द पार्टीज टू रिजॉल्व कमर्शियल डिस्प्यूट्स सच एज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉरपोरेशन बिटवीन डिस्प्यूट्स। लोगों को पता ही नहीं होता कि सर ये कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। ये होते हैं जो आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल होते हैं, वो सिर्फ सिविल डिस्प्यूट से डील कर सकते हैं और इसीलिए इनके अवार्ड डिसीजंस को अवार्ड बोलते हैं, अवार्ड। और ये बाइंडिंग होते हैं। लोक अदालत क्रिमिनल केसेस हैंडल करते हैं, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल्स क्रिमिनल केसेस हैंडल नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हैज़ प्रैक्टिकली रिजल्टेड इन द मार्जिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। ये जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं ना, उनका सर क्वेश्चन होता है कि सर हम गवर्नमेंट के बारे में क्या लिखें, पॉजिटिव लिखें, नेगेटिव लिखें, क्या लिखें। और जितने भी ये टॉपर्स होते हैं उनको खुद भी पता नहीं होता कि क्या लिखे हैं, सब बोल देते हैं नहीं नहीं बैलेंस लिखो, बैलेंस लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो जरा, जितने भी टॉपर हैं अभी पास करके आए सर, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। 1000 लोग पास होते हैं, ठीक है। 1000 में से सिर्फ 25 होंगे जिनको एक्चुअल में समझ आएगा कि क्वेश्चन क्या है और लिखना क्या है। तो आप कहोगे सर वो टॉपर कैसे बन गए? अरे टॉपर बन गए क्योंकि बाकियों को भी कुछ नहीं आता। 975 को तो कुछ वैसे ही नहीं आता, वो तो पहले गेम से बाहर हो गए। 25 आ गए, उनको कुछ मिल गया, उनको 1 नंबर फालतू मिल गया क्योंकि उनको एटलीस्ट क्वेश्चन समझ आ गया, इसलिए वो टॉपर बन गए। इन चीज़ों को कितना भी कॉम्प्लिकेट कर लो, बेसिक्स तो यही है। क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है कि इंक्रीजिंग डोमिनेंस ऑफ कैबिनेट हैज़ मार्जिनलाइज्ड पार्लियामेंट्री पावर, अंडरमाइनिंग द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज ऑफ द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। एलूसीडेट पूछा यूपीएससी ने, एलूसीडेट, क्रिटिकली एग्जामिन नहीं बोला है। एलूसीडेट का मतलब होता है कि हाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब इस स्टेटमेंट को लंबा करो, एलैबोरेट करो, एक्सप्लेन करो। ये सब मत लिखाना कि नहीं 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 कि ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो क्वेश्चन गलत है, मैं तो कोर्ट में जाऊँगा तो क्वेश्चन ही गलत है, पूछ कैसे लिया ये क्वेश्चन। अरे उसने एलूसीडेट पूछा है, रियलिटी समझो, पढ़ाई करो। एलूसीडेट लिखा है तो मतलब इंक्रीजिंग डोमिनेंस ऑफ कैबिनेट हैज़ मार्जिनलाइज पार्लियामेंट्री पावर। जी हाँ। फिर लिखो द यूज़ ऑफ ऑर्डिनेंसेज, बाईपासिंग पार्लियामेंट्री अप्रूवल्स, दिस एग्जेम्प्लीफाइज द स्टेटमेंट। ऐसे लिखो। 52nd अमेंडमेंट के बारे में बताओ। strengthening the power of executives by making MPs adhere strictly to the party line, curtailing independent decision making in parliament। जो एंटी डिफेक्शन लॉ होता है ना, कभी भी जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं, पार्लियामेंट्री डिबेट्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ना। एंटी डिफेक्शन लॉ को चेक्स और बैलेंस चेंज करने के बारे में बोलते हैं, तो लिख सकते हो ये सब। उसके बाद श्रिंकिंग नंबर ऑफ सेशंस, लिमिटेड टाइम फॉर प्राइवेट मेंबर बिल्स, दिस शोज दैट स्क्रूटनी फंक्शन इज गेटिंग वीकर। फिर बताओ कि कैसे कर सकते हो, तो उसमें जुडिशरी का एंगल लिखो, पार्लियामेंट का एंगल लिखो, इंटरनेशनल यूके का एंगल लिखो। ऐसे बनते हैं मार्क्स। 4th क्वेश्चन कह रहे हैं द ड्यूटी ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज नॉट मेयरली टू इंश्योर लीगैलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो इट्स प्रोप्राइटी कमेंट। इतना सिंपल क्वेश्चन है। अब आप लोग क्या करोगे जी, कोचिंग वाले कहते हैं कि आप पहले कमेंट लिखा है ना, तो पॉजिटिव भी लिख दो और नेगेटिव भी लिख दो, ठीक है, और फिर कंक्लूजन लिख दो। बिल्कुल गलत अप्रोच। अरे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, CAG इज़ नॉट मेयरली टू इंश्योर लीगैलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो इट्स प्रोप्राइटी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। उसमें उल्टा मत लिख देना कि नो 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 नॉट करेक्ट। CAG लीगैलिटी भी देखते हैं, प्रोप्राइटी भी देखते हैं और एफिशिएंसी भी देखते हैं। CAG की कोई ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बताओ, अबाउट द रफाल डील बताओ, अबाउट नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बताओ, अधेरेंस और नॉन अधेरेंस टू फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, अंडर यूटिलाइजेशन, मिस एलोकेशन ऑफ फंड्स के बारे में बताओ। प्रॉपर्टी का तो मतलब ही समझ नहीं आएगा, ठीक है। मान लो 10,000 लोगों ने मेंस दिया, ठीक है, 10,000 लोगों ने मेंस दिया, 1,000 को तो 10% को तो प्रॉपर्टी का ही नहीं मतलब पता। अब सिलेक्शन कैसे हो गया? प्रीलिम्स पास हो गया। प्रीलिम्स कैसे पास हो गया? ऐसे ही वो BBB और DD करके आए थे, प्रीलिम्स पास हो गया, पता नहीं कैसे पास हो गया। फिर कह रहे हो क्या ये टफ है? अरे कहाँ टफ है, किसी को कुछ आता ही नहीं है, इसीलिए ईजी हो गया है। एनालाइज द रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस एट लोकल लेवल। अरे वाह। एंड ब्रिंग आउट द प्रोज एंड कॉन्स मर्जिंग द रूरल लोकल बॉडीज विद अर्बन लोकल बॉडीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। जिसने ये क्वेश्चन अच्छे से लिखा है, मैं उसको मानता हूँ कि हाँ उसने कुछ प्रिपरेशन करी है अच्छे से। लोकल बॉडीज़ होती हैं जैसे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, दे आर द ग्रास रूट डेमोक्रेसी। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इफेक्टिव डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस के लिए दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस। ये एम्पावर करते हैं विलेजेस को टू सेल्फ गवर्न। 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट। बात करी जा रही है क्वेश्चन में कि अगर हम इनका मर्जर कर दें तो क्या होगा? रिसोर्स यूज स्ट्रीमलाइनिंग होगी, डेवलपमेंट प्लानिंग होगी। फॉर एग्जांपल गुरुग्राम में अगर आप देखो, रूरल विलेजेस है, अर्बन एरियाज़ में, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गवर्नेंस। पता है, सुना है कभी? लक्ष्मीकांत में नहीं लिखा इंटीग्रेटेड गवर्नेंस, इसीलिए कहते हैं न्यूज़पेपर्स पढ़ो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसकी वीडियोज़ देखो, शेयर करो। तो मर्ज कर दोगे तो दिक्कत क्या होगी? अरे भैया अर्बन इंटरेस्ट के जो होगा वो ओवरशैडो कर जाएगा रूरल नीड्स को। समझ रहे हो? डिस्पैरिटीज़ होंगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, सर्विसेज में। यूनिक एग्रीकल्चरल और लोकल चैलेंजेस को आप ओवरलुक कर जाओगे। क्यों? क्योंकि जो आप अर्बन एडमिनिस्ट्रेटर हो और आप रूरल एडमिनिस्ट्रेटर हो, दोनों में बहुत फ़र्क होता है।
दोनों की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, दोनों के चैलेंजेस अलग होते हैं। तो इस तरह से लिखना है, फिर वे फॉरवर्ड लिखना है कि येस वी कैन इम्प्लीमेंट इट एंड वन वे एंड देन वी कैन सी अहेड। ठीक है, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 6, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हैव द पोटेंशियल टू मेक इंडियाज डेवलपमेंट मोर इंक्लूसिव एज दे रिलेट टू सर्टेन वाइटल पब्लिक इशूज़। कमेंट सब तुरंत बताओ, इसका आंसर लिखो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर अटैम्प्ट करो कमेंट में। अगर आंसर अटैम्प्ट नहीं करोगे तो कैसे आंसर करोगे? क्विकली इसका कमेंट में आंसर लिखो, कुछ तो लिखो। इसमें लिखना है कि जैसे ट्रस्ट है, लाइक टाटा ट्रस्ट, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, दे प्ले एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन इंडियाज सोशल डेवलपमेंट पर्टिकुलरली इन हेल्थ एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल देखा है ना, टाटा ट्रस्ट इज हैविली इन्वॉल्व इन क्लीन वाटर, सैनिटेशन, स्वच्छ भारत अभियान, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन डूइंग सो मच प्राइमरी एजुकेशन इन रूरल इंडिया। और ये जो गैप रह जाता है उसको फिल करते हैं, मार्जिनल कम्युनिटीज़ को सर्विसेज एक्सेसिबल कराते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ रेगुलेटरी ओवरसाइट की। जैसा कि अभी हमने देखा था कि FCRA वायलेशंस हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि रेगुलेटरी ओवरसाइट में दिक्कत आ जाती है, तो फंडिंग डिस्क्रिपेंसी होती है। इसलिए कंक्लूजन क्या है कि वी नीड टू लिंक देम बट हैव अलॉन्ग विद ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द ऑपरेशंस। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन क्रिएट्स अ विशियस साइकिल। ये पहले भी GS1 में सेम क्वेश्चन आ चुका है, सेम क्वेश्चन रिपीट। एडवर्सली अफेक्टिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ऑब्वियसली व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू ब्रेक द साइकिल। सच अ सिंपल क्वेश्चन। अगर इसमें 10 में से 6-7 नंबर भी लेके नहीं आए ना, तो फिर तो आपको सिलेक्शन होने का फ़ायदा भी नहीं है। सिलेक्शन होकर रिज़ाइन कर देना, या यू डोंट डिजर्व टू बी सिलेक्टेड। अरे भाई, पॉवर्टी लिमिट्स एक्सेस टू न्यूट्रिशन विच लीड्स टू माल न्यूट्रिशन विच लीड्स टू कॉग्निटिव अंडर डेवलपमेंट एंड लोअरिंग प्रोडक्टिविटी, अल्टीमेटली परपेचुएटिंग पॉवर्टी। समझे? जो एक साइकिल बना, पॉवर्टी से न्यूट्रिशन नहीं मिला, न्यूट्रिशन से माल न्यूट्रिशन नहीं मिला, माल न्यूट्रिशन से कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इनकम नहीं हुई, इससे वापस पॉवर्टी में चले गए। इसको बोलते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। यही लिखा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू ब्रेक द साइकिल? अरे थाउजेंड्स ऑफ स्टेप्स कैन बी टेकन टू ब्रेक द साइकिल। क्वेश्चन ये पूछना चाहिए था कि सो मेनी स्टेप्स आर ऑलरेडी बीइंग टेकन, व्हाई दे आर नॉट helpful in removing poverty from India from today and what you will do if you become a bureaucrat। ये क्वेश्चन बनता है कि अरे भैया 75 ईयर्स से क्वेश्चन पॉवर्टी एलिवेशन स्टेप्स ले जा रहे हैं, हेल्थ स्टेप्स ले जा रहे हैं, दे हैव बीन सक्सेसफुल, बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया इंडिया में। लेकिन अभी तक इंडिया में पॉवर्टी जीरो नहीं हुई है, इनकम इनइक्वालिटी शूटअप हो रही है, वेल्थ इनइक्वालिटी शूटअप हो रही है, माल न्यूट्रिशन रेट शूटअप हो रहे हैं। इसीलिए तो आपको सिविल सर्विस में आपका चयन करा जा रहा है कि आप इन सब चीज़ों पे वर्क करेंगे और इन सब चीज़ों को जीरो करेंगे। ये है गुड क्वेश्चन। ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, वो भी आपको नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने पॉवर्टी देखी ही नहीं है, आपने माल न्यूट्रिशन देखा ही नहीं है। 4 बुक्स खरीद लिया आपने और आपको लग रहा है कि उनसे पढ़ के IAS बन जाएंगे। अरे पॉवर्टी को समझो, पॉवर्टी होती क्या है। जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दी जाती है ना, फ्री फूड ग्रेन्स में, ये तो आप कह दो कि 80 करोड़ लोगों को आप फ्री में फूड दे रहे हो, क्या है? अरे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, फ्री फूड ग्रेन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पुअर पर्सन स्पेशली इन द रूरल इंडिया। फ्री फूड ग्रेन देना, क्वालिटी फूड ग्रेन देना इज़ सो इम्पॉर्टेंट। एक पुअर पर्सन नहीं अफोर्ड कर सकता। आप लोग तो ऐसी कमरे में बैठ के वीडियो सुनते रहते हो पूरे दिन, फिल्में देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, आपको क्या पता पॉवर्टी क्या होती है, माल न्यूट्रिशन क्या होती है। जो सिविल सर्वेंट होता है ना, IAS IPS, इतने इंपॉर्टेंट अधिकारी होता है ये अपने क्षेत्र का, क्योंकि उसी का तो रोल होता है पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन करना, हटाना। इसलिए कहते हैं कि IAS कलेक्टर बनना इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी पावर दी गई है। लेकिन क्या वो यूज़ हो रही है? कमेंट करो। 8th क्वेश्चन कहता है द डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस makes it necessary that public perception of integrity and commitment of civil servants become absolutely positive। so important question। समझ आया? JS2 का पेपर तो समझ ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अकल ही नहीं है। वो कह रहा है कि सिविल सर्वेंट्स प्ले अ की रोल इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। जी हाँ, सिविल सर्वेंट्स को परमानेंट एग्जीक्यूटिव किसी कारण से कहा जाता है। पब्लिक ट्रस्ट और इंटीग्रिटी बनाने में सिविल सर्वेंट्स का ही रोल होता है। अरे जो डे टू डे एग्जीक्यूटिव की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा वो कौन करेगा? सिविल सर्वेंट करेगा। सिविल सर्वेंट में कौन करेगा? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर करेगा। किस चीज़ों में? जितनी सर्विसेज बोलो सारी चीज़ों में वही करेगा। इनिशिएटिव्स लाइक मिशन कर्मयोगी। क्यों इंपॉर्टेंट है मिशन कर्मयोगी? मिशन कर्मयोगी क्योंकि जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, अरे उसी को कुछ नहीं आता, फिर ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी ना उनकी, इसीलिए कहते हैं मिशन कर्मयोगी। इसमें कोई इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। अगर आप मिशन कर्मयोगी की अगर आप नीड्स और रिपोर्ट्स में जाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लिखा हुआ है कि अगर आप 10 ईयर्स हो गए आपको सिलेक्ट हो गए, आपको 20 ईयर्स हो गए, आपको 30 ईयर्स हो गए, आज के चैलेंजेस चेंज हो जाते हैं। चैलेंजेस डू नॉट रिमेन द सेम। कंटिन्यूस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जरूरी होती है। जो मीडिया ट्रेनिंग का कंसेप्ट है, मिड करियर ट्रेनिंग का, मिशन कर्मयोगी में कंटिन्यूस ट्रेनिंग का बहुत जरूरी कंसेप्ट है। और ये जो आजकल सिलेक्ट होकर आ रहे हैं उनको पता ही नहीं है ये सब चीज़ें। इसलिए द डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस
मेक्स इट नेसेसरी कि पब्लिक परसेप्शन ऑफ इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स बिकम्स एब्सोल्युटली पॉजिटिव। इसमें आपको बताना है कि इतने स्कैम्स हो जाते हैं, इतने स्कैंडल्स हो जाते हैं, जैसे व्यापम स्कैम के बारे में आप बता सकते हो। इट शोज इश्यूज ऑफ करप्शन एंड इट वीकन्स द ट्रस्ट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए बॉडीज लाइक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल, लोकायुक्त एक्ट, दे ऑल टेक सो मच इंपॉर्टेंस। तो क्वेश्चन क्या है कहने का, क्वेश्चन कहना ये चाहता है कि जो सिविल सर्वेंट्स की परसेप्शन है उसको हमेशा एब्सोल्युटली पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन एब्सोल्युटली पॉजिटिव नहीं रह जाती है। हम कहते हैं कि सिविल सर्वेंट, नाम में लिखा है सिविल सर्वेंट, बट क्या सिविल सर्वेंट्स आर दे रियली सर्वेंट्स ऑफ द सिविल सोसाइटी? नो। कहते हैं कि सिविल सर्वेंट्स और पब्लिक के बीच में गैप नहीं रहना चाहिए। गैप नहीं है क्या? गैप है। क्या सिविल सर्वेंट्स कनेक्टेड हैं पब्लिक से? ग्राउंड रूट लेवल पे नहीं है। आप डीएम के ऑफिस में जाके दिखाओ, इट्स नॉट वेरी इजी टू गो इन ईच एंड एवरी डीएम्स ऑफिस, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट सारे डीएम्स के ऑफिस में आप घुस भी नहीं सकते अंदर, बिल्डिंग में भी नहीं घुस सकते अंदर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जब मेंस पास करके आप इंटरव्यू देने जाओगे, इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपसे ये सारे सवाल, यही पूछते हैं इंटरव्यू में। जो मॉक इंटरव्यू में कराते हैं वो मॉकरी होती है, ये होता है रियल इंटरव्यू में क्वेश्चन, और यही पूछे जाते हैं और ये जवाब आपको देना होता है। पूछते हैं आपसे कि क्या कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए हो? आप कहते हो हाँ। वो पूछेंगे क्या डीएम के ऑफिस में जाना एक आम आदमी के लिए आसान काम होता है? सारे डीएम के ऑफिस में जाना इतना आसान काम नहीं होता। तो एक क्वेश्चन कह रहे हैं डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में आप ग्रास रूट गवर्नेंस को लेके आओ, पब्लिक को इंक्लूड करो, ताकि जो एक्चुअल में जो वर्क कर रहे हैं वो अच्छा हो। सिविल सर्वेंट्स बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन अभी तक पॉवर्टी खत्म नहीं हुई है देश से, माल न्यूट्रिशन खत्म नहीं हुआ देश से, इसीलिए आपका चयन किया जा रहा है। सीखो, समझो इन बात को। 9th क्वेश्चन आईआर का है, West is fostering India as an alternative to reduce dependence on China's supply chain and as a strategic ally to counter China's political and economic dependence. Explain this statement with example. ये स्टेटमेंट 100% ट्रू है। कुछ लोग क्या करेंगे, इसका काउंटर लिखाएंगे कि नहीं सर, वेस्ट तो ऐसा नहीं कर रहा, हम अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन कर रहे हैं, वेस्ट ऐसा कुछ नहीं कर रहा। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हम कर रहे हैं, लेकिन वेस्ट यही कर रहा है, और स्टेटमेंट करेंगे एक्सप्लेन करो। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। वेस्ट यानी कि यूएस इंडिया को इसीलिए फेवर कर रहा है ताकि वो चाइना को कर्टेल कर सके, यही रीज़न है। कभी अगर स्ट्रैटेजिक डिबेट्स पढ़ोगे ना तो यही है कि साउथ चाइना सी में इंडिया तो जाके हेल्प कर देगा यूएस की, लेकिन अगर हिमालयाज़ में इंडिया को यूएस की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कैसे हेल्प करेगा? करेगा भी या नहीं करेगा? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है कि हाँ करेगा। फिर आपको लिखना है कि वेस्टर्न नेशंस आर लुकिंग टू डाइवर्सिफाई देयर सप्लाई चेन्स। इंडिया विद इट्स लार्ज लेबर फोर्स इज एन अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव। एप्पल हैज स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग आईफोन्स एज अ पार्ट ऑफ चाइना +1 strategy. India's inclusion in Quad, Indo-Pacific, ICET, reducing technological dependence on China and building an alternative semiconductor supply chain. ये लिखा, ये सारे एग्जाम्पल लिखे। उसके बाद में लिखना है कि इंडिया इज़ मेंटेनिंग आवर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, वी आर पार्टनरिंग विद यूएस, रशिया, मिलिट्री, आवर सो मैनी पार्टनरशिप एंगेजमेंट्स। फिर कंक्लूड करना है इंडिया इज एमर्जिंग एज अ ग्लोबल लीडर। 10th क्वेश्चन कहता है क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज इवॉल्विंग डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक रिलेशन विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। आ चुका है, रिपीट क्वेश्चन, 3 वर्ड एक्स्ट्रा लगा दिए। और क्या क्वेश्चन तो सीआर के ऊपर पहले आ चुका है, जो पिछले साल 16 या 17 में आ चुका है मेंस में। उसमें जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में आंसर लिख के आए थे वही तो लिख के आओगे यहाँ पे भी। 3 वर्ड लगा दिए तो उनसे आपको थोड़ी आ गया, आपको तो पता ही नहीं, आपको यही नहीं पता डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक में फ़र्क क्या होता है। हाईलाइटिंग देयर इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस इन रीजनल एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। गुड क्वेश्चन है वैसे, लेकिन आपको नहीं आता होगा। इंडियाज एंगेजमेंट विद CAR इज गाइडेड बाय एनर्जी सिक्योरिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी। ये है कोर रीज़न। हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में क्यों इंटरेस्टेड हैं? कोर रीज़न 2 हैं, एनर्जी सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी। एग्जाम्पल्स देखो, तापी पाइपलाइन बनी नहीं पाई आज तक। डिप्लोमेटिक फॉरम्स लाइक इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग फॉर कोऑपरेशन ऑन टेररिज्म, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, काउंटर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये सब चीज़ें लिखनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका फेवरेट, What are the aims and objects of recently passed and first public examination prevention of unfair means act 2024? पूजा खेड़कर का केस लिख के आना, इसमें बड़ा बड़ा कैप्स में बोल्ड में। अब तो डीबार भी कर दिया। वेदर यूनिवर्सिटी स्टेट एजुकेशन बोर्ड एग्जामिनेशंस 2 आर कवर्ड इन दिस एक्ट। अरे अब आपकी यूनिवर्सिटी भी कवर्ड होगी क्या इसमें? स्टेट एजुकेशन बोर्ड, स्कूल का अगर आप 12th का पेपर देने गए हो वो भी इसमें कवर्ड हो जाएगा क्या? इतना बेसिक्स तो आपको पता होना चाहिए ना। Act was introduced to curb the use of unfair means in public examinations such as impersonation, cheating, digital malpractice which erodes meritocracy. ये था इंटेंट इस लॉ को लाने का कि अगर आप पूजा खेड़कर बन जाओ, 11 बार अटैम्प्ट दो, 7 बार अपने नाम चेंज कर दो, झूठे आप कैटेगरी के सर्टिफिकेट बनाओ, झूठे आप फिजिकल डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट बनाओ। अरे जिनके लिए ये रिजर्वेशन लाए गए हैं उन तक तो बेनिफिट पहुँचने दो, कुछ तो मर्यादा रखो एटलीस्ट। जिनके लिए रिजर्वेशन का सिस्टम लाया गया है उन तक
कुछ तो पहुंचने दो। ऐसे झूठे सर्टिफिकेट बना के जो लोग एक्चुअल में डिज़र्विंग कैटेगरी से हैं, जो लोग एक्चुअल में फिजिकली हैंडीकैप्ड डिज़र्विंग कैटेगरी से हैं, उन तक तो बेनिफिट पहुंचने दो। झूठे सर्टिफिकेट बनाना बंद करो। आप भी बना रहे हो तो सुधर जाओ, कभी ना कभी हमारा चैनल आपको एक्सपोज कर देगा। कमेंट करो अगर आप जानते हो किसी का, आपके फ्रेंड ने जो ये झूठा सर्टिफिकेट बना के घुसा हुआ है, और उसको एक्सपोज करो। The Act talks about biometric attendance, AI-based proctoring developed under this Act. It penalizes exam leaks and makes students or intermediaries liable to fine, imprisonment, and to deter systemic corruption in education sector. ये वर्ड्स लिख के आना, इसीलिए लाया गया ये लॉ, समझे? ऐसे करते हैं यूपीएससी का आंसर, और तब आप बनते हैं IAS। 12th कहते हैं राइट टू प्रिवेसी इज इंट्रिंसिक टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी and it's inherently protected under Article 21. एक्सप्लेन। अरे क्या एक्सप्लेन है? सिंपल बेसिक क्वेश्चन, कितनी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, एटलीस्ट सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन मत रिपीट किया कीजिए। इन दिस रेफरेंस डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू DNA टेस्टिंग ऑफ चाइल्ड इन द वूम टू एस्टैब्लिश इट्स पैटर्निटी। 10,000 लोग दे रहे हैं, 500 लोग लिख के आएंगे इसके बारे में। 15 में से 4 नंबर सबको मिल जाएंगे। अगर बिल्कुल ही पेपर चेकर इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू तो ये 2 नंबर, या बिल्कुल ही अगर उसको लगे कि आपकी राइटिंग देखे कि फेल ही करना है तो 1 नंबर, 4 नंबर मिलेंगे। ये वाला पता है 5 या 6 मिल जाएंगे, इसके ऊपर मिलना ही नहीं है आपको, तो आपको आता ही नहीं है। जस्टिस KS पुट्टास्वामी जजमेंट से शुरू करना, इंट्रोडक्शन, मज़ा आ जाएगा। आर्टिकल 21, प्रिवेसी इंक्लूड्स रिप्रोडक्टिव चॉइस एंड बॉडीली ऑटोनॉमी। DNA testing of an unborn child raises significant privacy issues as it intrudes into mother's body and personal rights. Section 112 of Indian Evidence Act provides for presumption of paternity, whereas Supreme Court in case of Nandlal Vasudev Badwaik versus Lata Nandlal Badwaik has permitted DNA test only when it serves justice and when no other evidence is available. However, mandatory DNA testing without mother's consent can be viewed as a violation of her fundamental rights under Article 21. ये है करेक्ट आंसर। मैं कहता ना कि 500 का आता होगा, 500 में से 5 को ही आता होगा, वो भी अगर प्रोडिजी होंगे तो। समझे कैसे करना है? सारे गंदे आंसर, सारे घटिया आंसर लिख के आ रहे हैं, आपको उनसे कम बेकार आंसर लिख के आना है। ये होती है रियलिटी, ऐसे बनते हैं आप IAS। What changes has the union government recently introduced in the domain of center-state relations? Suggest measures to be adopted to build the trust between center and states for strengthening federalism. Good question. Contemporary question है, basic question है। Centralized स्कीम्स को हटाने के लिए हमने फेडरलिज्म लेके आए हैं, जैसे हम GST लेके आए हैं। इश्यूज़ ऑफ डिलेड GST कंपनसेशन को हटा दिया है। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एक कंटेंशन था, उसको हमने ठीक किया है, और अब तो लद्दाख में 5 और डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे, कमेटी बना दी है। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल की बात है, परमानेंट एडवाइजरी बॉडी बनाई जा सकती है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लाइक नीति आयोग टीम इंडिया अप्रोच इज़ वेरी गुड, इसको कर सकते हैं। मोर फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल डिवोल्यूशन अंडर फाइनेंस कमीशन किया जा सकता है। 16 फाइनेंस कमीशन की आप रिकमेंडेशन याद करेंगे। फिर बारी आती है एक्सप्लेन द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया। क्या कहाँ जाए आम आदमी, फिर रीज़न क्या है इसका? इंटरव्यू में रियल रीज़न देना होता है, डाउन टू अर्थ। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्यों बढ़ रहा है, कहाँ जाए आदमी? आम आदमी के पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, उसको जस्टिस चाहिए जुडिशरी में जाने के लिए। 20 साल 50 साल केस चल जाता है, केस खुलने में ही 10 साल लग जाते हैं। कहाँ जाए, कहाँ कब तक लड़ेगा वो? पुणे का पॉश केस, पूजा खेड़कर का केस, निर्भया केस, कोलकाता RG कार केस, ये तो सिर्फ आपके सामने आए हैं। Explain the reason for growth of public interest litigation in India. As a result of it, has the Indian Supreme Court emerged as the world's most powerful judiciary? कहना क्या चाहते हैं आप इसमें? मतलब बड़ी assumption होगी पेपर सेटर की। या तो पेपर सेटर इसको बहुत एक अच्छी स्टेटमेंट में देख रहा है, या तो इस पेपर सेटर सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज़ कर रहा है। अब ये तो भाई क्वेश्चन आप में से जो भी एडवोकेट्स हैं देखेंगे क्या ये क्वेश्चन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्वेश्चन है कि नहीं, ये तो आप एडवोकेट्स डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से डिस्कस करें तो इसमें बात है कि इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू द एक्टिविज्म इन द जुडिशरी to ensure justice for marginalized section of the society who cannot afford expensive litigation. बिल्कुल ठीक बात है। जब हम बात कर रहे हैं टॉप ऑफ द टॉप लॉयर्स की, दे आर चार्जिंग 10 लाख रुपीज़ पर हियरिंग, 15 लाख रुपीज़ पर हियरिंग। केसेज ऑफ हुसैन एरा खाटून addressing inhumane condition of under trials led to the rapid proliferation of PILs. MC Mehta versus Union of India. Supreme Court has taken a proactive stance indeed.
अब ये था पॉजिटिव बात। अब नेगेटिव बात लिखनी है इसमें, जुडिशियल ओवररीच की। इट इज़ इंक्रोचिंग अपॉन एग्जीक्यूटिव डोमेन एज सीन ऑन द केस ऑफ बैन ऑन लिकर सेल नियर हाईवेज 2016। ये क्वेश्चन था कि पहले पॉजिटिव बताना है कि आम आदमी कहाँ जाए, फिर बताना है नेगेटिव बताना है कि जुडिशियल ओवररीच नहीं होना चाहिए, फिर सोल्यूशन बताना है। डिस्कस इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट, अरे बड़ा डेंजर क्वेश्चन है, एंड कंपेयर विद द सेक्युलर प्रिंसिपल्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। चलो बहुत ईजी कर दिया, अब तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इतना तो आना चाहिए। इंडिया का सेक्युलरिज्म बता दो, प्रेम्बल में पढ़ रखा है, आर्टिकल 25 to 28 पढ़ रखा है। इंश्योर्स क्या करते हैं हम, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। स्टेट क्या करेगा, इंटरवीन कर सकता है, नहीं कर सकता है, कर सकता है। क्यों कर सकता है, इक्वालिटी लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 17 अबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हम कैसे अलग है, वहाँ पे है स्ट्रिक्ट वॉल ऑफ सेपरेशन। यूएस में फर्स्ट अमेंडमेंट प्रिवेंट्स कांग्रेस फ्रॉम मेकिंग लॉज, वहाँ की कांग्रेस कह रहा हूँ, जिससे पहले कुछ भी कमेंट करना शुरू कर दो, फ्रॉम मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन। For example, while India allows for regulation of religious institutions like the Waqf boards, US prohibits any form of government funding or regulation of religious bodies. India's model emphasizes pluralism, while US maintains a clear distinction reflecting a divergence in historical and cultural context. Basic question है, इतना तो मतलब आना ही चाहिए ना, फिर कहोगे कि क्या पूछ लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। Citizen Charter has been a landmark initiative in ensuring citizen-centric administration. आई कंप्लीटली एग्री, लैंडमार्क इनिशिएटिव है, बट क्या ये सक्सेसफुल हुआ है, बट इट इज़ येट टू रीच इट्स फुल पोटेंशियल। चलो यही पूछ लिया, गुड क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स हिंडरिंग रियलाइजेशन ऑफ इट्स प्रॉमिस एंड सजेस्ट मेजर्स टू ओवरकम दैम। देखो आपसे रिटर्न में भी यही पूछते हैं, आपसे इंटरव्यू में भी यही पूछते हैं। आप रिटर्न में भी बिल्कुल थ्योरेटिकल बुकिश आंसर देते हो, आप इंटरव्यू में भी बिल्कुल थ्योरेटिकल बुकिश आंसर देते हो। चीज़ों को ना समझो। सिटीजन चार्टर का मतलब है कि सिटीजन्स को राइट्स बताना, आपके राइट क्या हैं, पोस्ट ऑफिस में क्या है, बैंक में क्या है, स्टॉक मार्केट में क्या है, आपकी लाइफ में आपके जीने के क्या राइट हैं। लैंडमार्क इनिशिएटिव है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाने में, लेकिन क्यों, वाई इट्स रीचिंग इट्स अभी तक फुल पोटेंशियल क्यों नहीं पहुंच पाए। किसी तरह गवर्नमेंट ऑफिस में जाके देखना, सिटीजन चार्टर कहीं कोने की वॉल में लगा हुआ होगा, धूल मिट्टी चढ़ रही होगी, कहाँ फॉलो हो रहा है, क्यों नहीं फॉलो हो रहा है, रियलाइजेशन क्यों नहीं आ रही है। आप ही तो लोग बनने जा रहे हो सिविल सर्वेंट्स, आप ही उस डिपार्टमेंट को हेड करोगे। आज इस वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिख दो कि मैं सिविल सर्वेंट बन के मैं सिस्टम को, मैं सिटीजन चार्टर का इंपॉर्टेंस बनाऊंगा, सिटीजन चार्टर की इंपॉर्टेंस मैं दूंगा। कमेंट करो अभी और एक्चुअल में अपना सिलेक्ट होने का एक प्रूफ दो। यू वॉन्ट टू मेक पब्लिक सर्विसेज अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट, लेकिन कहाँ है, अवेयरनेस है नहीं, ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस है, बिल्कुल है, एब्सेंस ऑफ पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस है, बिल्कुल है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, जो एस्टैब्लिश कमेटीज़ हैं वो कह रही हैं। फॉर एग्जाम्पल चार्टर अडॉप्टेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट सर्विसेज फॉर द सिटीजन्स। पहले क्या था, ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप था, अब उसको ओवरकम करने के लिए क्या किया है, उसको ओवरकम करने के लिए डिजिटाइजेशन किया है, पूरा प्रोसेस डिजिटाइजेशन किया है, फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड्स करी है। तो वो किसने की लिया ये सारा का सारा डिसीजन, सबसे पहले गवर्नमेंट ने, जो होते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव पॉलिटिशियंस, प्लस हमारे IAS ऑफिसर्स, प्लस हमारे IRS ऑफिसर्स, इन लोगों ने डिसीजन लिया। गुड डिसीजन है सिटीजन चार्टर के लिए। ये सब लिखना होता है, इसके लिए समझना होता है, बुकिश नॉलेज से नहीं होता पेपर पास। 17 पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम पे है कि इंडिया शुड प्ले अ वाइटल रोल टू कंटेन एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ मार्केटाइजेशन ऑफ सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। पूरा हेल्थ केयर सिस्टम मार्केटाइज सिस्टम कर दिया है, बिल्कुल ठीक है। पहले एम्बुलेंस नहीं आएगी, एम्बुलेंस आएगी वो आपको उस हॉस्पिटल में लेके जाएगी जहाँ पे एम्बुलेंस वाले को ज़्यादा कमीशन मिलेगा। आप हॉस्पिटल में गए हो, जब तक आप 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये पे नहीं करोगे, आपका इलाज नहीं शुरू होगा। आपका इलाज में कुछ था ही नहीं, बिल्कुल ठीक थे, मेडिसिन देनी थी, हाथ में दर्द था, मेडिसिन देनी थी, ठीक हो जाएगा। क्या कर दिया डॉक्टर ने, आपका किडनी रिप्लेसमेंट कर दिया। अरे किडनी ठीक थी, बिल्कुल सीढ़ियाँ चढ़ी थी, दर्द हो गया था, क्यों नी रिप्लेसमेंट कर दिया। क्यों कर दिया, नी रिप्लेसमेंट में सीधा 8 लाख रुपये आ रहे थे, हॉस्पिटलाइज कर दिया। वेंटिलेटर से सपोर्ट हटा दिया, क्यों हटा दिया, इमरजेंसी केस बनाना था, इमरजेंसी ऑपरेशन करना था, पेशेंट की डेथ होगी तो होगी, क्या हो गया, इतने सारे पेशेंट्स खड़े हैं बाहर। सच है, यही रियलिटी है। सिविल सर्वेंट बन रहे हो, पता होना चाहिए ये बात। सजेस्ट सम मेजर्स थ्रू विच स्टेट कैन एनहांस द रीच ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर एट द ग्रास रूट लेवल। मेजर्स बहुत करे हैं हमारे सिविल सर्वेंट्स ने, हमारी गवर्नमेंट्स ने मेजर्स बहुत करे हैं। कहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, द मेजर प्रॉब्लम आ जाती है करप्शन। येस, इट्स अ सैड ट्रुथ, मैं नहीं कह रहा हूँ, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स कह रही हैं, फैक्ट्स कह रहे हैं, डेटा कह रहे हैं, कमेटीज़ कह रहे हैं। मार्केटाइजेशन की वजह से इनइक्वालिटी हो रही है, पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें स्ट्रॉन्ग करने की नीड बन जाती है। कैसे कर सकते हैं हम, वी नीड टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। जब सिविल सर्वेंट बनोगे ना, क्या काम होता है सिविल सर्वेंट का, IAS का काम क्या होता है, कोई फैंसी आपकी
पार्लियामेंट में पोस्टिंग नहीं हो जाएगी आपकी फ़र्स्ट पोस्टिंग। आपकी फ़र्स्ट पोस्टिंग होती है असिस्टेंट कलेक्टर की, बिल्कुल एक रूरल विलेज एरिया में जाके होती है। वहाँ पे क्या काम होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर देखना होता है चलता है कि नहीं चल रहा है। वहाँ पता चलता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की क्या हालत हो रखी है। फिर आप देखते हो कि जो इसके फंड्स आए, कहाँ से फंड आए, डिस्ट्रिक्ट फंड्स आते हैं, एमएलए फंड्स आते हैं, एमपी फंड्स आते हैं, सीएसआर फंड्स आते हैं। कहाँ जाते हैं ये पता चलेगा आपको कि आपको यहाँ तक फंड्स ही नहीं आए। कहाँ फंड्स गए, फंड्स की लीकेज हो गई, कहाँ गई, सरपंच से पता करो, कहाँ गई, एमएलए से पता करो, पिछले एसडीएम से पता करो, फंड्स आके फंड्स गए तो कहाँ गए। देन आप पे प्रेशर आता है कि ठीक है फंड्स पिछले चले गए तो अगले भी चले जाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। अगर आपने टेंशन करी ट्रांसफ़र हो जाएगा, और टेंशन करी तो सीधा ऊपर ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, रियलिटी है, रिपोर्ट्स कह रही हैं। इनिशिएटिव्स लाइक आयुष्मान भारत एंड वेलनेस सेंटर, अमेजिंग इनिशिएटिव। अब तो 70 के ऊपर सबके लिए कर दिया है, वेरी गुड इनिशिएटिव। लिखो इसके ऊपर यहाँ पे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वेरी गुड इनिशिएटिव। प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कवरेज टू लो इनकम फैमिलीज। आशा वर्कर्स बहुत काम करते हैं, आशा वर्कर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बैकबोन ऑफ अ रूरल पंचायत डिस्ट्रिक्ट ऑफ हेल्थ सिस्टम्स। 18 क्वेश्चन कहता है ई गवर्नेंस के बारे में। देखा पूरा हम ई गवर्नेंस पे आ ही गए। आखिर करप्शन कैसे खत्म होगी, डिजिटाइजेशन से खत्म होगी। डिजिटाइजेशन से कैसे आएगा, ई गवर्नेंस से आएगा। ई गवर्नेंस ही आंसर है करप्शन हटाने का, और बहुत अच्छा हो रहा है। अप्रिशिएट करो चीज़ों को। ई गवर्नेंस इज नॉट जस्ट अबाउट रूटीन एप्लीकेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ठीक है। इट इज़ अबाउट मल्टीफेरियस इंटरेक्शन ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। एवैल्यूएट द रोल ऑफ इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल। सेवत्ता मॉडल लिख देना यहाँ पे, इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस। मतलब क्या है, मतलब यह है कि 1 to many नहीं जाएगा, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप चलेगा। समझे, नहीं समझे तो थोड़ा पढ़ाई करो। इसका मतलब यह है कि इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल में सिटीजन एंगेजमेंट हो रही है। उमंग ऐप 1200 सर्विसेज हैं उमंग ऐप के ऊपर। माई गॉव प्लेटफॉर्म, 2 वे कम्युनिकेशन होती है। पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट, हर स्टेज पे आपको एसएमएस आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अरे ई गवर्नेंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिजिटल लिटरेसी, नहीं आता हमें यूज़ करना। गाँव में अगर आप एसर की रिपोर्ट पढ़ोगे, वो क्या कह रहा है, स्कूल के चिल्ड्रन है, 100% स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप चलाना आता है, 100% स्टूडेंट को, लेकिन इनको 32 × 9 करना नहीं आता, आता ही नहीं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रियलिटी समझो तब पेपर पास होगा। टेररिज्म हैज़ बिकम अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। रिपीट क्वेश्चन, इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी। कितनों को आती होगी इस बारे में, आप कितना जनरल आंसर लिख के आओगे इस बारे में, नंबर मिलना ही नहीं आपको जनरल आंसर के। लेकिन नो नीड टू लूज योर स्लीप ओवर इट। यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म कमेटी प्लेज अ वाइटल रोल। फॉर एग्जाम्पल UN रेजोल्यूशन 1373 टेररिस्ट फाइनेंसिंग खत्म करने का बात था। FATF वर्क करता है इसके साथ, ब्लैक लिस्टिंग कंट्रीज, नॉर्थ कोरिया। बट अब प्रॉब्लम लिखो, लैक ऑफ यूनानिमिटी। यूनानिमिटी है ही नहीं मेंबर स्टेट्स में, कैसे हो सकती है। ईरान किसी का फ्रेंड है, नॉर्थ कोरिया किसी का फ्रेंड है, चाइना किसी का फ्रेंड है, कैसे फ्रेंडशिप हो सकती है। रिपीटेड ब्लॉकिंग ऑफ टेररिस्ट अंडर US सैंक्शंस। इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग अपना केस प्रेजेंट करता है, अरे आप टेररिस्ट को तो ब्लैक लिस्ट करो। आप टेररिस्ट को ब्लैक लिस्ट के प्रपोजल्स को वीटो कैसे कर सकते हो। चाइना ने कितनी बार ब्लैक लिस्ट किया है इंडिविजुअल्स विच आर लिंक टू पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स। सोल्यूशन लिखो कि इंडिया को परमानेंट सीट दो। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री विच इज़ एक्चुअली मेकिंग सीरियस एफर्ट्स टू ब्रिंग डाउन दिस होल सिचुएशन। इसीलिए वी डिज़र्व अ परमानेंट सीट एट द UN। जब समझ में आएगा तब अप्रिशिएट करोगे चीज़ों को। 20th क्वेश्चन, मालदीव्स, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मालदीव्स आ गया आपके पेपर में। जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव्स इज द फोकस ऑन ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी फ्लोज। जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रैटेजिक देखे तो मैंने जो एक कॉपी रिव्यू करी थी रैंक 1 की, उसमें एक बात थी इस बारे में, वो याद आ गई, ज़रा देखिएगा और कमेंट कीजिएगा वो क्या बात थी। फर्दर ऑल्सो डिस्कस हाउ दिस रिलेशनशिप अफेक्ट्स इंडियाज मेरीटाइम सिक्योरिटी, रीजनल स्टेबिलिटी एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। सब पूछ लिया, अच्छी बात है ना, इतना ईजी क्वेश्चन है ये। विजन के फॉरम के किसी ना किसी टेस्ट सीरीज में कवर्ड भी है ये, वहीं से कॉपी करके क्वेश्चन आया। Maldives located at the crossroads of international sea lanes. 40% of India's trade passes through Indian Ocean, making Maldives strategic location. China's growing influence in the region. China's investment like Sinamale Bridge is a concern for India's security. Our provided $1.4 billion assistance, engaging in maritime exercises like Ek Kuberin, India's India first policy of Maldives, complementing neighborhood first policy. ये सब क्या बोल रहा हूँ मैं, पॉज करो, रिवाइंड करो, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनो। मैंने कीवर्ड्स दिए हैं आपको, आई हैव गिवन यू कीवर्ड्स। इन कीवर्ड्स को अपने आंसर में लिखाना। कीवर्ड लिख के आंसर चेक होगा, 15 में से 6 नंबर मिल जाएंगे।
टॉप 100 रैंक आ जाएगी, IAS मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट पूछें ढेर सारे, 5-6 कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बता देना नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए। रोज़ एक वीडियो डल रही है। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो, चीज़ों को समझो, देश सेवा की भावना से लेके आओ। मैं आपको अगले साल IAS बनता देखना चाहता हूँ। कमेंट करना जब आप IAS बन जाओ। थैंक यू वेरी मच।